जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक अगेन माय चैनल अनिल मोटिवेशनल। दोस्तों, आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल के ऊपर। आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, तो आज का वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूं मैं इंडियन आर्मी की। तो आई होप आप लोगों को अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लास्ट में चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगती है स्टोरी तो दोस्तों। ठीक है, चलिए हम स्टोरी को आज स्टार्ट करते हैं। तो हम जितने सुकून में अपने घरों में सोते हैं, जो मर्जी वो काम करते हैं, कभी सोचा है ये आज़ादी किसकी बदौलत है? कैसे हम ये बेबाक ज़िंदगी जी पा रहे हैं? जवाब है इंडियन आर्मी, जिसकी बदौलत हम इतनी आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जी पाते हैं। भारतीय सेना सर्दी हो या गर्मी, हर मौसम में दिन के 24 घंटे हमारी सुरक्षा के लिए दुश्मन से बॉर्डर पर लड़ने के लिए तैयार रहती है। अगर देश की सीमा पर आर्मी ना हो तो देश में आए दिन दंगे फसाद और मौत का खूनी खेल खेला जाएगा। लेकिन जिस सेना ने हमें इतनी आज़ादी दी है, कभी सोचा है इस आज़ादी को देने के लिए उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ती है? यदि नहीं, तो आज हम आपको इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि ये कहानी सच्ची घटनाओं से प्रेरित होकर आपको मैं आपके सामने यहाँ पर बता रहा हूँ। अपने परिवार की फिक्र किए बिना जान की बाजी लगाकर आए दिन दुश्मनों की गोलियों का जवाब देने के लिए हमेशा एक फ़ौजी तैयार रहता है। आज हम आपको उन्हीं वीर सपूतों की कहानी अपने शब्दों में सुनाने जा रहा हूँ, ताकि हर देश का व्यक्ति इंडियन आर्मी के महत्व को जान पाए और सेना को दिल से सम्मान दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। तो आज मैं बात करूँगा एक यूपी के छोटे से शहर की। एक छोटा सा शहर है, उसमें जो लड़का रहता है उसका नाम है राकेश। राकेश का मन बचपन से ही देश सेवा में, वो बचपन से ही उसका मन था कि वो देश सेवा करे किसी तरह। इसलिए बड़े होकर राकेश ने फ़ौज में जाने के लिए दाखिला ले लिया और एक एज ए सोल्जर, एज ए सिपाही उसने इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया। आर्मी ज्वाइन करने के बाद कुछ समय बाद जो है राकेश की शादी उसने कर ली। शादी के बाद सिर्फ 2 महीने वो अपनी पत्नी के साथ रहा और उसके बाद उसे फिर सीमा पर लड़ने के लिए बुला लिया गया। राकेश के जाने के बाद उसकी पत्नी को भी काफ़ी अकेलापन महसूस हो रहा था। अमूमन ऐसा होता है कि शायद जो शादी करता है, जो एक फ़ौजी से, उसकी वाइफ को ही अकेलापन जो है महसूस होता है। शायद वही उस दर्द को समझ सकती है, लेकिन वो अपने पति की भावनाओं और उसके फैसले का जो है सम्मान करती है। शादी को बीते 2 साल हो चुके थे। अब राकेश की पत्नी जो है माँ बनने वाली थी, लेकिन गर्भवती होने के बाद भी राकेश की पत्नी को वो सारा समय जो है अकेले ही एक्सपेंड करना पड़ रहा था, अकेले ही बिताना पड़ रहा था, क्योंकि इस समय राकेश सीमा पर अपनी ड्यूटी पर तैनात था। ये वक्त बीतता गया और 9 महीने के बाद राकेश की पत्नी ने एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद भी राकेश उस बच्ची को देखने के लिए नहीं आ पाया, उसको छुट्टी नहीं मिल पाई, क्योंकि उसे एक के बाद एक अलग अलग जगहों पर भेजा जा रहा था, क्योंकि लड़ाई का माहौल था और उसे एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा था। जिसकी वजह से, क्योंकि आप लोग भी जानते हो दोस्तों कि हमारे लिए जब इंडियन आर्मी के अंदर कहीं जंग स्टार्ट हो जाती है तो सबसे पहले हमारे लिए हमारी मातृभूमि होती है, हमारा देश होता है, उसके बाद हमारा परिवार होता है। जिसके लिए हमने वर्दी पहनी है उसके लिए वो उस दिन का इंतज़ार रहता है। तो वो चीज़ एक अपने परिवार से बढ़कर होती है वहाँ पर। तो फ़ौजी की ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है। उनके पास ना तो परिवार के लिए समय होता है और ना ही परिवार की देखरेख के लिए, लेकिन उनके अंदर जितना अपने देश के प्रति प्रेम होता है उतना ही प्रेम अपने परिवार के लिए भी होता है दोस्तों। तो राकेश की पत्नी ने एक छोटी सी बच्ची
को जन्म दिया, उसका नाम सोनी रखा। जब सोनी 3 साल की हो गई तब राकेश घर वापस आया। इसमें पहली बार राकेश ने अपनी बच्ची को देखा। 3 साल की बच्ची हो चुकी थी। अपने बच्चे को सामने देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने अपनी बच्ची को बहुत सारा प्यार किया और छुट्टियों का समय अपनी बच्ची के साथ खेलने में बिताया। कुछ समय बाद राकेश अपनी पत्नी और बच्चे के साथ ही रहे, लेकिन जब भी उन्हें बुलाया जाता था तो उन्हें जाना पड़ता था। देखते ही देखते कुछ साल ऐसे बीत गए कि अब सोनी 8 साल की हो चुकी थी। राकेश ज़्यादा से ज़्यादा समय बाहर ही रहता था और सिर्फ त्योहारों या बेहद महत्वपूर्ण कार्यों में अपने परिवार को मिलने के लिए आ पाता था। सोनी का समय अब अपने माता पिता के साथ ही बीतता था। बचपन से ही पिता को जो है अपने आसपास में देखकर वो अपने पिता को बहुत ज़्यादा मिस करती थी। वो पिता भी अपनी बच्ची को देखने के लिए अक्सर फ्री टाइम में वीडियो कॉल कर लिया करता था। इस साल की तरह इस बार भी राकेश त्यौहार के ऊपर घर आने वाला था। 10 दिन के बाद होली थी और सोनी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसके पिता त्यौहार पर घर आने वाले थे। और अमूमन हम लोगों को यही हमेशा रहता है कि जैसे कि एक आर्मी पर्सन की, कोई भी आर्मी पर्सन हो, एज ए मैं हूँ या मेरे घर वाले हैं, तो उनको हमेशा हमारा इंतज़ार रहता है एक त्यौहार पर कि मेरा बेटा घर आएगा और बहुत सारी उम्मीदें रहती है बच्चों को उनसे कि मेरे लिए कुछ खिलौने लाएगा, पापा के साथ बातें करूँगी, खेलूँगी। तो बहुत सारी हमारी जो है जिम्मेदारियाँ होती हैं ऐसी। तो 10 दिन के बाद होली थी और सोनी को बहुत ज़्यादा खुशी थी कि उसके पापा जो है त्यौहार पर घर आने वाले हैं और वो अपने साथ ढेर सारे खिलौने और चॉकलेट लाने वाले थे। अपने पिताजी के इंतज़ार में सोनी बार बार अपनी माता से पूछती कि पिताजी कब आएंगे, घर कब आएंगे। तो उसकी माँ कहती कि बेटा होली को आने में सिर्फ 10 दिन बाकी हैं, पापा आएंगे और ढेर सारे खिलौने तुम्हारे लिए लेकर आएंगे। लेकिन बच्चे का मन कहाँ मानने वाला था। सोनी ने अपनी माँ से कहा कि पिताजी को फ़ोन कीजिए, उनसे कहिए कि जल्दी से घर वापस आ जाए और मेरे लिए ढेर सारे रंग के चॉकलेट लाना ना भूलें। काफ़ी जिद करने के कारण सोनी की माँ राकेश को फ़ोन लगाती है और उनसे कहती है कि आपकी बेटी आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा जिद कर रही है, तो जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। बेटी की नटखट बातों को सुनकर राकेश कहता है कि मुझे मेरी बेटी से बात करवाओ। बाप बेटी काफ़ी देर तक एक दूसरे के साथ बात करते हैं और फिर फ़ोन रख देते हैं। अपनी बेटी की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए राकेश कर्नल के पास, जो कमांडिंग अफसर होते हैं, उनके पास 3 दिन के बाद में होली तक छुट्टी लेने के लिए जाते हैं। कर्नल साहब हैं उनसे अनुमति मिलने के बाद जो है कमांडिंग अफसर से जो अनुमति मिलने के बाद राकेश जो होता है वापस अपनी ड्यूटी पर जाता है। पर अचानक उसके आसपास जो है बमबारी होने लगती है। एक जो बम होता है वो सीधा जाकर क्या होता है, जहाँ राकेश खड़ा होता है उसके शरीर के आसपास जो है बम के जो उसके पास जो गिर जाता है और जिसके कारण क्या होता है, राकेश के शरीर पर भी बम के जो है कुछ जो छर्रे होते हैं जो पड़ जाते हैं, जिससे राकेश के हाथ और पैर पर काफ़ी चोट लग जाती है। बम का असर पूरे शरीर में फैलने से रोकने के लिए और राकेश की जान बचाने के लिए डॉक्टर्स को मौके पर ही राकेश का जो है हाथ काटना पड़ता है। अपने इन हालातों को देखकर राकेश को बहुत बुरा लगता है। वो सोचता है कि अब सोनी के साथ होली कैसे मनाएगा। राकेश की इस हालत को देखकर उसकी पत्नी और बच्ची दोनों ही डर जाएंगे, जिसकी वजह से उन दोनों की जो है होली भी खराब हो जाएगी। इन सब बुरे विचारों को सोचते अचानक राकेश की जो आंखों में जो है आंसू आ जाते हैं। उसकी आंखें नम हो जाती हैं क्योंकि उसे अपनी बच्ची सोनी के लिए बहुत बुरा लगता है। राकेश सोचता है कि अब छुट्टी कैंसिल कर ले और घर ना जाए। फौज में राकेश का एक प्यारा सा दोस्त होता है जिसका नाम अनुज होता है। अनुज के साथ राकेश अपने मन की सारी बातें कहा करता था। राकेश की आंखों में आंसू देखकर अनुज से पूछता है
कि क्या हुआ राकेश, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों, क्या हुआ। तब राकेश अनुज से कहता है कि तुम तो मेरे हालात से वाकिफ़ हो, तुम्हें मुझे बताओ अब मैं अपनी नन्ही बच्ची के पास ऐसी हालत में जाऊं तो जाऊं कैसे। मेरी छोटी बच्ची मुझे इस हालत में देखकर रोने लगी और मैं नहीं चाहता कि उसकी होली जो है ख़राब हो, इसलिए सोच रहा हूँ कि अपनी छुट्टी कैंसिल कर लूँ। राकेश की इन बातों को सुनकर अनुज उससे कहता है कि तुम्हें अपनी छुट्टी कैंसिल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा ये हाथ तुम्हारी हकीकत है, कभी ना कभी ये तुम्हारे परिवार को ज़रूर पता चलेगी और इसलिए तुम्हें छुट्टी लेकर घर ज़रूर जाना चाहिए। ऐसा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर तुम अपने परिवार को खुद के बारे में नहीं बताओगे पर उन्हें ये बात किसी और से पता चलेगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अनुज राकेश को ये भी कहता है कि राकेश, घर जाने पर तुम्हारा परिवार तुम्हें इस हालत में देखकर रोएगा, परेशान होगा, लेकिन तुम्हें संयम रखते हुए उन्हें हौसला देना है। अनुज की इन बातों को सुनकर राकेश घर जाने के लिए मान जाता है। राकेश अनुज को उसका हौसला बढ़ाने के लिए और इस मुश्किल घड़ी में उसका साथ देने के लिए उसे शुक्रिया कहकर उसी शाम को ट्रेन पकड़कर अपने घर के लिए निकल जाता है। ट्रेन के पूरे सफ़र के दौरान उसके मन में बस एक ही बात चल रही होती है कि उसके परिवार वाले उसकी हालत को देखकर क्या प्रतिक्रिया देंगे। यह सोच कर राकेश को बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन वो किसी तरह स्टेशन से अपने घर तक जाता है। घर तक जाकर घर के दरवाजे को खटखटाता है और आवाज़ देते हुए कहता है कि सोनी, मैं आ गया हूँ, आकर दरवाज़ा खोलो। अपने पिता की आवाज़ सुनते ही सोनी दौड़ते हुए दरवाजे के पास आती है और दरवाज़ा खोलती है। सोनी की माँ भी उसके साथ ही आती है। राकेश एक हाथ से अपना सूटकेस उठाते हुए होता है और अपने कटे हुए हाथ को अपनी पीठ के पीछे छुपा लेता है। अपने पिता को सामने देखकर सोनी बहुत खुश होती है और खुशी से चिल्लाने लगती है, पर जब देखती है कि उसके पिताजी ने एक हाथ पीछे छुपा रखा है तो वो पिता से कहती है कि पिताजी, आपने एक हाथ पीछे क्यों छुपा रखा है, बताओ। सोनी को मानो ऐसा लगता है कि उसके लिए कोई सरप्राइज़ लेकर आए हैं। ये सोचकर मन ही मन वो खुश होने लगती है। तब राकेश प्यार से कहते हैं, बेटा बताता हूँ, पहले अंदर चलो। लेकिन सोनी कहाँ सुनने वाली थी, उससे राकेश की बात नहीं मानी और जिद करने लगी। अपनी बेटी की इस जिद को देखकर सोनी की माँ ने भी राकेश से कहा कि आप दिखा दीजिए ना, क्या छुपा रहे हैं आप इससे। तो लेकिन जो है राकेश अपने उदास मन से सोनी की माँ से कहता है कि राधिका, इसे अंदर लेकर चलो, उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या बात है। राकेश की बात सुनकर सोनी की माँ समझाते हुए कहती है कि बेटा, तुम्हारे पिताजी काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आए हैं, इसकी वजह से बहुत थक गए हैं। अपने पिताजी को अंदर जाने दो और थोड़ा आराम करने दो, उसके बाद तुम खुद देख लेना कि वो तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। राकेश, सोनी और उसकी माँ तीनों ही घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर जाने के बाद राकेश सोनी को कहता है कि बेटा, आप थोड़ी देर के लिए कमरे में जाओ, मुझे आपकी माँ से कुछ ज़रूरी बात करनी है। अपने पिता की बात सुनकर सोनी एक अच्छे बच्चे की तरह अपने कमरे में चली जाती है। अब राकेश सोनी की माँ से कहता है कि राधिका, मैंने तुम्हें सोनी से अलग इसलिए बात करने के लिए बुलाया है ताकि तुम मेरी परेशानी समझ सको, क्योंकि मेरी परेशानी को जानने के बाद अगर तुम भी परेशान होकर रोने लगोगी तो सोनी को कौन समझाएगा। राकेश की इन बातों को सुनकर सोनी की माँ घबरा जाती है और पूछती है कि क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं, आप अपनी परेशानी मुझे बताइए। अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर राकेश उससे कहता है कि देखो, तुम रोना मत, क्योंकि तुम्हें खुद को संभालना होगा। और ये कहता हुआ वो अपना कटा हुआ हाथ उसे दिखाता है। अपने पति की इस हालत को देखकर राकेश की जो पत्नी, आंखों में आंसू गिरने लगते हैं, वो बहुत रोने लगती है। राकेश कहता है, देखो, अगर तुम भी ऐसे रोगी तो सोनी को कौन समझाएगा और उसे कौन संभालेगा। फिर राकेश अपनी इस दुर्घटना की पूरी जानकारी अपनी पत्नी के साथ साझा करता है और कुछ देर बाद अब उसकी पत्नी शांत होती है और उसे एहसास होता है कि अब रोने से कुछ नहीं होगा। राकेश अपनी पत्नी से कहता है कि हमें ये
सोनी को इस बात को प्यार से समझाना होगा कि अब यही हकीकत है और हमें इस बात का हम दुख नहीं मनाना चाहिए और इसे स्वीकार करना चाहिए। अपनी पत्नी को समझाने के बाद राकेश अपनी बेटी सोनी को अंदर बुलाता है। राकेश सोनी को वो सारे गिफ्ट देता है और वो जो उसके लिए लेकर आया था, और सोनी से पसंदीदा खिलौने जो थे और उन खिलौनों से वो खेलने लगती है। पर कुछ पल बाद सोनी को अपने पिता का कटा हुआ हाथ दिख जाता है और वो ज़ोर से पापा चिल्लाते हुए सोनी रोने लगती है। ये देख राकेश और सोनी की माँ दोनों उसे प्यार से उस बच्ची के सर को सहलाते हुए उसे चुप कराते हैं। फिर सोनी की माँ कहती है, क्या हुआ बेटा, पापा तुम्हारी पसंद के खिलौने लाना भूल गए क्या? सोनी रोते हुए कहती है, पापा का हाथ। राकेश मुस्कुराता है, तो ये बात है, देखो बेटा, बॉर्डर में ऐसे हादसे होते रहते हैं। हम फौजी हैं और हमारा जीना और मरना सभी भारत माता के लिए ही है। हमें ये तक नहीं पता होता कि हम अगले पल कहाँ रहेंगे और क्या हम अपने परिवार के पास जिंदा लौट भी पाएंगे या नहीं। हमें पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य को निभाना होता है और हमारे परिवार और तीज त्योहारों से ज़्यादा ज़रूरी देश की सुरक्षा करना है, और देश के ऊपर तो हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। तुम एक बहादुर लड़की हो और तुम्हें परेशानियों को देखकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। अब जो बीत गया उस पर ध्यान ना देकर अपने जो आने वाले सुख को क्यों ख़राब करें। जीवन में सुख का आना जाना लगा रहता है, और पर इंसान को जो है विपत्ति के समय घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। राकेश के इन शब्दों को सुनकर सोनी चुप हो जाती है और कहती है, पापा मैं भी आपकी तरह देश की सेवा करूंगी और बॉर्डर पर जाऊंगी। ये सुनकर राकेश कहते हैं, बेटा मुझे गर्व है तुम पर कि मैं तुम्हारे जैसी बहादुर लड़की का पिता हूँ। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है और आप इसे सुनने का शौक़ रखते हैं तो अपने बेल नोटिफिकेशन जो बटन को उसको ऑन करके रखिए, ताकि आपको और भी ऐसी कहानियों की लेटेस्ट अपडेट इस चैनल पर मिलती रहे। अगर आप भी इंडियन आर्मी पर जो कहानियाँ सुनना चाहते हैं, उनकी अगर सेना और वीरों की गौरव गाथाओं की कहानियाँ अगर आपको पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना दोस्तों। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।